मुझे 2 लाइनें याद ये आ रही हैं कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंसान की जो लाइफ में एक्सपेक्टेशंस रहती हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, सबके साथ में हैं। Hello everyone, this is Mahesh Pal, welcomes you back. And in today's session we will discuss about the zoology third paper of for BSc second year and third year. दोनों के लिए कंबाइंड में चीज़ें चल रही हैं जैसे कि अभी तक की बाकी की वीडियोस भी चली हैं। एंड वन मोर थिंग, आई एम टू मच हैप्पी जिस तरीके के आप लोगों का रेस्पॉन्स निकल करके आया। मैंने दोनों ही पेपर देख लिए, सेकेंड ईयर का भी और थर्ड ईयर का भी, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो जो चीज़ें डिस्कस हुई थी वो सारी की सारी चीज़ें आ गई। क्वाइट ग्लैड, है ना, आप लोगों ने चीज़ें इस तरीके से देखते हैं और इतना भरोसा रखते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। एक नहीं, सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा इसके साथ में कि ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि कई सारे बच्चे हैं जो कि चीज़ों को देख लेते हैं, सीख लेते हैं, बट उनकी तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव गेस्चर निकल करके नहीं आता है। लाइक मैंने पहले ही बोला है कि आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, सिर्फ इतनी सी चीज़ रहती है। एक बीइंग अ ह्यूमन नेचर, एक हमारा एक ये समझिए कि सामने वाले के लिए, सामने वाले के प्रति एक रेस्पेक्टफुल गेस्चर रहता है। ओवरऑल बहुत सारी भीड़ है मेरे पास में जो कि इस वाली चीज़ को फॉलो अप कर रही है, जो कि मुझे जिस तरीके की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, मतलब उनकी तरफ से जैसा है, आई एम ग्लैड मेरे पास में इस तरीके के बच्चे हैं, है ना। बट फिर भी ये सभी के लिए है ना, जो जितने भी चीज़ों को देखते हैं। अगर मैं किसी से कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ तो रहनी चाहिए कि हाँ जी, आई एम थैंकफुल फॉर हिम और हर, कि हाँ जी मैं उनकी वजह से ये चीज़ें सीख पाया हूँ और ऐसा कुछ, राइट। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एंड देखिए इन चीज़ों में आज का जो सेशन है, और पहले मैंने हर बार की तरह यहाँ पर क्या है, ओवरऑल में सिलेबस ले रखा है। एंड पूरे सिलेबस में अगर देखा जाए, पहले मैं सेकंड ईयर को टारगेट करता हूँ। सेकंड ईयर में फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री दोनों ही टॉपिक, ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा डिटेल में। जैसा कि बच्चों के हाल फिलहाल में प्रॉब्लम चल रही है कि टाइम इशू है, राइट, विद इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप इतने सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, और जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। स्टिल मैं कहूँगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक हैं। इनमें किसी भी तरीके की लापरवाही क्या है बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। बात निकल करके ये आती है कि ओवरऑल में जब आपको इन चीज़ों को पढ़ना है तो आप इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप पहले प्रेफरेंस दें और पहले टारगेट करें। देखिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए लास्ट मोमेंट पर। स्मार्ट स्टडी किस तरीके से होता है कि रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन कभी भी अलग अलग नहीं चलते हैं, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन दोनों एक साथ में चलेंगे। अगर आप रेस्पिरेशन को कवर अप कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जनरल बातें तो सभी को पता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज़ ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ एरोबिक एंड एनारोबिक। तीसरी चीज़ निकलती है साथ में फर्मेंटेशन, ये वाला अंतर निकल करके आता है यहाँ पर। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को, अगर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ रेस्पिरेशन वाले पॉइंट को, मैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखूँ तो रेस्पिरेशन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को रख दिया एक्सटर्नल, एक को रख दिया इंटरनल। एक्सटर्नल में आ गया ब्रीथिंग, और साथ के साथ में पल्मोनरी रेस्पिरेशन जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो गए। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने पूछा कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी, क्रेब साइकिल वगैरह वाली बात आ जाएगी। तो देखिए, मैं पहले ही इन चीज़ों को बता चुका हूँ कि क्वेश्चन का मार्क्स ये डिसाइड करते हैं कि क्वांटिटी कितनी होगी, क्वालिटी आपको तभी भी वही देनी होती है, राइट। क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा हो या 10 नंबर में पूछा हो, आपको मेन हेडिंग्स नहीं छोड़ने हैं। इफ़ यू आर टारगेटिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन देन इट मस्ट बी रिटन इन द कॉपी कि हाँ जी आप सारे पॉइंट्स को लिखें, कि आप पहले ग्लाइकोलिसिस को लिखें, देन उसके बाद में कन्वर्जन लिखें, देन उसके बाद में TCA क्रेब साइकिल लिखें, देन उसके बाद में ETS लिखें। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में नहीं जाना है तो मेन हेडिंग को तो छोड़ना ही नहीं है, राइट, वो तो आपको कवर करनी है। साथ के साथ में जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं ना, इसी के साथ में आप सर्कुलेशन को टारगेट कर लेंगे, बिकॉज डबल सर्कुलेशन है। व्हेन द ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, तो क्या होता है, वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन वाला पॉइंट वहाँ पर टारगेट हो गया। देन उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया एंड कहाँ सेल्स तक में चीज़ें पहुँच गई, तो वहाँ पर वो वाली चीज़ इस तरीके से टारगेट हो गई था ना। ये वाले इस तरीके से मैंने क्लास में भी ये वाले कंसेप्ट थोड़े से बताए थे एक बारी में। एंड इस तरीके से पल्मोनरी रेस्पिरेशन यहाँ करके जाएगा, ऊपर में लंग्स होते हैं। फर्दर मोर जब यहाँ से लौट करके आएगा तो वापस से यहाँ से पंप होगा ऑर्टा के थ्रू, और वो पूरे के पूरी बॉडी में नीचे में सर्कुलेट हो जाएगा। नीचे में सेल रहेगा, सेल के साथ में क्या हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन, और फिर से DO2 ब्लड कहाँ आ गया, बैक टू द हार्ट।
तो ये चीज़ें इस तरीके से, सर्कुलेशन वाला पॉइंट भी आ गया ना। सर्कुलेशन में विशेष तौर पर याद रखिएगा हार्ट को नहीं छोड़ना है, राइट, अपने आप में ब्रॉड टॉपिक है। आर्टरीज और वीन्स के जो डिफरेंसेस रहते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं कि हाँ जी ये है। इवन कुछ टॉपिक अगर मैं छोड़ भी दूं कि वो नहीं करने, तभी भी आपके बच्चे के दिमाग में रहते हैं कि हाँ जी ये चीज़ें तो होती हैं। इट्स कम्प्लीटली जनरल प्रोसेस, हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, ओके ना। ये फिर बात निकल करके आती है कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, एक बच्चे ने भी रिसेंटली मुझसे पूछा ऑस्मो रेगुलेशन एंड मसल फिजियोलॉजी के बारे में, तो इसको थोड़ा सा मैं टारगेट कर देता हूँ, है ना। ऑस्मो रेगुलेशन एंड मसल फिजियोलॉजी दोनों को देखिए चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। अगर मैं मसल्स की बात करता हूँ, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द मसल्स, ओके ना। मसल्स को टारगेट कर लो। मसल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मसल्स ब्रॉडली 3 तरीके के हो जाते हैं, है ना। 3 तरीके के डिफरेंसेस आप इजीली अपनी तरफ से दे सकते हैं। कौन कौन से हो गए कि वॉलंटरी हो गए, कि इनवॉलंटरी हो गए, कि तीसरा वाला निकल करके आता है कार्डियक मसल्स, राइट ना। 3 तरीके के मसल्स रहे, तीनों के अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस दीजिएगा पहली चीज़। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद में क्या बताइएगा कि जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, वॉलंटरी मसल्स आर द स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड, व्हाई दे आर स्ट्राइटेड? बिकॉज दे हैव स्ट्राइशन ऑफ डार्क एंड लाइट कलर बैंड्स। व्हाई दे हैव लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, मेजरली 2। कौन कौन से? वन इज द एक्टिन एंड अनदर वन इज द मायोसिन। वॉलंटरी की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या रहेगा? वन इज द एक्टिन एंड अनदर वन इज द मायोसिन। अब आपको एक्टिन और मायोसिन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एक्टिन की अगर मैं बात करूं तो एक्टिन खुद 3 तरीके के प्रोटीन से मिलकर के बनता है, और मायोसिन की अगर मैं बात करूं तो मायोसिन 2 तरीके के प्रोटीन से बनता है, हैवी म्यूरोमायोसिन और लाइट म्यूरोमायोसिन। एक्टिन जो होता है, एक्टिन किस किस से बनता है? एक्टिन इज कंसिस्ट ऑफ एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, है ना। देखिए विद इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मुझे इस चीज़ को दिमाग में भी रखना पड़ता है कि बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम न जाए सिर्फ इन वीडियोज़ को देखने में, है ना। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखें, इसीलिए मैं इन चीज़ों को इतना फास्ट फॉरवर्ड वे में बताता हूँ। एफेक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। एफेक्टिन जो होता है इसको फाइब्रस या फिलामेंटस एक्टिन भी कहते हैं, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सर्कुलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स। तो वो किससे बनता है? जी एक्टिन के पॉलीमर्स होते हैं, ओके ना। रस्सीनुमा स्ट्रक्चर है जो कि पूरे में घूमते रहता है। सिमिलरली दैट ऑफ द ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन भी उसके पैरेलल में चलता है, और जो ट्रोपोनिन होता है वो जगह जगह पर उन पर स्टिक लगे रहते हैं। और जो मायोसिन होता है, मायोसिन में 2 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, वन इज द हैवी म्यूरोमायोसिन एंड द लाइट म्यूरोमायोसिन। हैवी म्यूरोमायोसिन और लाइट म्यूरोमायोसिन। अब मैं इनको थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। देखिए, ये मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख रखी हैं ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो बच्चे का, है ना, कम समय में सारी की सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स है एफ एक्टिन, है ना, साफ समझ में आ रहा होगा। और जो पर्टिकुलर ग्रीन वाला स्ट्रक्चर इसको क्या कहते हैं? जी एक्टिन कहेंगे। जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर, है ना। इसके पैरेलल में एक और रस्सी जैसे स्ट्रक्चर चल रहा है, अकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द ट्रोपोमायोसिन। और जगह जगह पर यहाँ पर क्या लग रहा है? ट्रोपोनिन लग रहा है। ट्रोपोनिन एक्चुअली मास्क द साइट फ्रॉम वेयर द हेड ऑफ द मायोसिन अटैचेस टू द एक्टिन। एक्टिन का जो हेड होता है वो, सॉरी, मायोसिन का जो हेड होता है वो एक्टिन के एक पर्टिकुलर साइट पर जाकर के अटैच होता है, और उस अटैचमेंट वाली साइट को मास्क करके रखते हैं ट्रोपोनिन, ओके ना। अगर मैं मायोसिन के बारे में बात करूं तो मायोसिन के बारे में क्या रहेंगे? मायोसिन में 2 चेन रहती हैं, 2 चेन मीरोमायोसिन की 2 चेन रहती हैं जो कि एक दूसरे से कोइल्ड फॉर्म में रहेंगी, जिसमें एंटीरियर एंड को हेड बोला गया और जो पोस्टीरियर एंड होता है उसको टेल बोला जाता है। और जो हेड वाला रीजन है, हेड पर 2 साइट रहती हैं। 2 साइट कौन कौन सी हैं? एक तो होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट के साथ में वो क्या करेगा? ऊपर के एक्टिन के साथ में जुड़ेगा। एटीपी बाइंडिंग साइट के साथ में वो क्या करेगा? एटीपी की हेल्प से जुड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर आपको एक चीज़ और बतानी पड़ेगी साथ में कि बॉडी के अंदर में क्या होते हैं? बॉडी के अंदर में होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना। व्हेन आई एम विलिंग कि मुझे मेरा हाथ मूव करना है, दिस इज कम्प्लीटली अ वॉलंटरी एक्शन बिकॉज इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ माई विल पावर। देन अगर मेरे ब्रेन ने इस तरीके का सिग्नल जनरेट किया तो वो सिग्नल क्या है? न्यूरॉन्स के थ्रू मसल्स पर जाकर के एक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड मसल्स के अंदर में क्या होगा? मसल्स के अंदर में बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा किसका? कैल्शियम आयंस का। एंड ये कैल्शियम आयंस क्या करेंगे? ये कैल्शियम आयंस से ट्रोपोनिन वाली साइड को क्या करेंगे? किक ऑफ करेंगे, वहाँ से हटा देंगे। और बदले में ये जो मायोसिन होता है, मायोसिन उसे एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा। मायोसिन क्या करेगा? अपने एक्टिन बाइंडिंग साइट को एक्टिन के साथ में जोड़ेगा, जस्ट लाइक इस तरीके से। ऊपर का मान के चलिए ये एक्टिन वाली साइट है, ये नीचे वाली मायोसिन वाली साइट है। इसने इसको इस तरीके से क्या किया? अटैच किया। क्रॉस ब्रिड्स बनते हैं। फर्दर मोर एटीपी का यूज़ करके इसको आगे शिफ्ट करेगा एंड देन फर्दर फिर से ये वाली एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। एंड दिस इज एक्चुअली नोन एज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली चीज़ होती है, इट इज़ एक्चुअली एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और मैंने बहुत कम समय में उसी चीज़ को समझाने की आप लोगों को कोशिश की है, ओके ना। एक छोटा सा डायग्राम और देख लीजिए जिससे कि
ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी, हाँ जी ये क्रॉस ब्रिजेस बनते किस तरीके से हैं। देखिए एक छोटी सी GIF फाइल मैंने ले रखी है जिसके थ्रू आपको ये वाली चीज़ समझ में आएगी कि ये जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस वाली चीज़ इस तरीके से बनती है। यहाँ पर ऊपर वाला जो रेड वाला है इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एक्टिन, और नीचे वाला जो ब्लू वाला है वो मायोसिन के हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इसी तरीके से काम होता है सारा का सारा। दिस एक्चुअली हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, हमारी बॉडी के अंदर में ये सारे के सारे काम होते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हुई। अब बात निकल करके आती है कि मसल्स का जो स्ट्रक्चर निकल करके आया है, स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के साथ में किस तरीके से रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से ऑल्टरनेट फॉर्म में रहेंगे। जो वो रहता है सार्कोमियर इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, है ना। एक सार्कोमियर में कहाँ से कहाँ तक की चीज़ें निकलती हैं कि एक जेड लाइन से लेकर के दूसरे जेड लाइन तक। अब बात करते हैं कि भैया जेड लाइन क्या है, ये एम लाइन क्या है, ये एच लाइन क्या है, इन चीज़ों के बारे में ज़रा थोड़ा सा समझिए। तो ये वो जो ब्लू वाले दिखा रखे हैं आपको, दीज आर एक्चुअली द एक्टिन, है ना, और इनके बीच में जो है ये मायोसिन है, राइट ना। तो एक्टिन मायोसिन ये ऐसे ऑल्टरनेट फॉर्म में रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या रहता है, स्ट्राइशन देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर दैट एक्टिन के सेंटर से जो पास होती है लाइन उसको जेड डिस्क बोला जाता है या जेड लाइन बोला जाता है, और मायोसिन के सेंटर से जो पास होती है उसको एम लाइन बोला जाता है, ठीक है। फर्दर जब पूरे तरीके से चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो यहाँ तक का स्पेस जस्ट अ मिनट, ये इसमें यहाँ तक का स्पेस पहुँचेगा ऐसा, और उसके बावजूद भी मायोसिन का वो हिस्सा जो कि ओवरलैप नहीं कर पाया है उसको एच लाइन बोला जाता है ना। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये समझ करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ पा रही होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, दैट वाज अ क्वेरी ऑफ वन स्टूडेंट, ओके ना। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी बच्चे की क्वेरी बन के रह जाए, जिस टाइम पर ज़रूरत है उसको उस टाइम तक वो चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये रही मेरी तरफ से क्या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एंड ऑल अबाउट द मसल्स। इसी के साथ साथ में किसी एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि भैया ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है ना। तो ऑस्मो रेगुलेशन को भी मैं टारगेट थोड़ा सा कर दूँ। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब देखिए ये एक छोटा सा डायग्राम आपकी सारी की सारी क्वेरीज को दूर कर देगा रिलेटेड विद द ऑस्मो रेगुलेशन। इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसमें से सारा का सारा हो जाएगा काम। ऑस्मो रेगुलेशन एक्चुअल में होता क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ये हो गया कि बैलेंसिंग ऑफ आयन सॉल्ट्स एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी, ठीक है ना। रेगुलेट करना, ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट करना। अगर मैं इसी वर्ड को तोड़ दूं तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, टू रेगुलेट द ऑस्मोलैरिटी, राइट, ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड कह लो या ब्लड कह लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, इस तरीके से, ठीक है ना। फर्दर आगे समझिए इस चीज़ में कि ऑस्मो रेगुलेशन वाली चीज़ ये निकल करके, अब ऑस्मो रेगुलेशन में सारा का सारा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर में मेन काम होता है वो किसकी तरफ से होता है, वो किडनी की वजह से होता है। किडनी इज एक्चुअली द मेन ऑर्गन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी है साहब जो भी है। अभी किडनी के अंदर में काम किस तरीके से चलता है, ज़रा इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ तो किडनी जो है किडनी का अगर आपको स्ट्रक्चर बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किडनी के अंदर में क्या होता है। एक बंच ऑफ कैपिलरीज निकल करके आता है एंड दैट बंच ऑफ कैपिलरीज इज ऑल्सो नोन एज द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर में रखा रहता है जस्ट लाइक इस तरीके से, एंड इसको बोला गया वुमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस ऐसा करके। एंड इसके बाद में इसमें से क्या निकलते हैं, ट्यूब्यूल्स निकलते हैं। ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। और वो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं दे एक्चुअली फॉर्म द रीनल ट्यूब्यूल्स, उनको नाम दिया गया ऐसा करके। इसको दिखा देना, है ना। डायग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना है बट फिर भी स्टिल मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा बता रहा हूँ। ऐसा करते मैं, ठीक है ना। ऊपर में ग्लोमेरुलस वाली चीज़, बीच में पोडोसाइट्स भी होते हैं। ये वुमेन्स कैप्सूल, दिस वन इज़ द PCT, लूप ऑफ हेनले, एंड हेयर इट इज़ द DCT, है ना। ये बराबर वाले डायग्राम में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, साथ के साथ में क्या है कि कहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होना है और कहाँ पर क्या है सिक्रीशन होना है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होना है, इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये सारा का सारा डायग्राम आपका ऑस्मो रेगुलेशन वाले कंसेप्ट को एक बार में क्या कर देगा, ख़त्म पूरे तरीके से। और डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके ना। इवन आपसे पूछा ना जाए तभी भी आपको डायग्राम तो ड्रॉ करना ही है। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम। तो हो गए ना 2 यूनिट में से मेजर से क्वेश्चन। न्यूरल ट्रांसमिशन, देखिए इसमें सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी अपना नॉलेज या ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अभी तक का तो ये था कि ठीक था, समझ में आता है। बट न्यूरल ट्रांसमिशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि मसल में ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, सोडियम पोटेशियम पंप का रेगुलेशन किस तरीके से है, वगैरह वगैरह। ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है, मसल्स इंपॉर्टेंट हैं। इवन दो आप मसल्स को एक बार को छोड़ सकते हैं, ऑप्शन में रखना, ठीक है।
मसल्स को एक बार को ऑप्शन में रख सकते हैं, ओके ना। और ऊपर में रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को एक साथ रखना, डायरेशन को एक बार को ऑप्शन में रख सकते हैं। ऑप्शन में इसीलिए रख सकते हैं क्योंकि डायरेशन आपको पहले से पता होगा, 11th से पढ़ते आ रहे हो यार, है ना, नई चीज़ थोड़े ना है। देन इसके बाद में आता है फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन वाली चीज़ आ गई। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम अगर आता है देन मस्ट टारगेट पिट्यूटरी। अगर कोई बच्चा एंडोक्राइन सिस्टम को टारगेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करे, थायराइड ग्लैंड को टारगेट करे, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी देखी है कि ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल, 4 ग्लैंड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 ग्लैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन तो इसमें से फंसना है यूनिट 4 में से। और बायोकेमिस्ट्री नई चीज़ नहीं है, आई थिंक बॉटनी सेकंड वाले में भी थी, है ना। बॉटनी से मतलब बॉटनी सेकंड या बॉटनी थर्ड में जो भी था उसमें एक टॉपिक ये भी निकल करके आया था बायोकेमिस्ट्री का। और बायोकेमिस्ट्री में वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया था कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, राइट। और प्रोटीन्स पर कई सारे क्वेश्चन बने थे जैसा कि बच्चों ने देखा था। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको विशेष तौर पर तैयार कीजिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट सेकेंड, बीएससी मतलब पार्ट सेकेंड बीएससी के लिए। फर्दर बीएससी थर्ड ईयर के लिए अगर मैं चीज़ों को देखूँ, थोड़ा सा टारगेट करूँ, तो फर्स्ट यूनिट में इकोलॉजी अभी तो पढ़ के चुके हैं, है ना। थोड़ी देर पहले भी इकोलॉजी पे, पॉल्यूशन वगैरह पर सारे के सारे क्वेश्चन बने थे, तो ये तो फ़ायदे की चीज़ हो गई ना, आपकी सेम चीज़ रिपीट हो रही है। इकोलॉजी में अगर मैं बात करता हूँ तो इकोलॉजी में फंडामेंटल ऑपरेशंस, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स, इकोलॉजिकल नीश, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स को तैयार करने इस पर से क्वेश्चन बनते हैं, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक। आफ्टरवर्ड्स इसमें अगर मैं चीज़ों को देखूँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन पर क्वेश्चन बनते हैं, एडेप्टेशंस पर क्वेश्चन बनते हैं। एडेप्टेशंस किस किस तरीके की होते हैं, ये बड़ा मतलब ये इस तरीके से समझिए ना कि 12.5 नंबर का क्वेश्चन है, 12.5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एडेप्टेशंस की बात की जाए तो एडेप्टेशंस अलग अलग तरीके से, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल, आर्बोरियल, हर तरीके की एडेप्टेशन है। तो ये चारों चीज़ें टारगेटेड हैं, मस्ट रिमेंबर, तैयार कीजिएगा। अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड इन्फेक्शन, आउटलाइन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेज। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी दो बैक्टीरियल या कोई भी दो वायरल डिजीज़ को तैयार कर लीजिएगा, ओवरऑल में 4 चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है ना। बैक्टीरियल की 2, वायरल की 2। बैक्टीरियल डिजीजेज जो कि बैक्टीरिया से होती हैं, है ना। मैंने एक कोडिंग से भी तैयार कर रखी थी एंड इट कम्प्लीटली हेल्प मी, कभी जब ज़रूरत पड़ी तो उस चीज़ को बताया जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से है एंड दे आर ऑल 10 बैक्टीरियल डिजीजेज। इसी तरीके से क्या होता है, वायरल डिजीज भी होती हैं। डिप्थीरिया है, टेटनस है, कोलेरा है, लेप्रोसी है, पर्ट्यूसिस है, गोनोरिया है, टाइफाइड है, ओके, एंड न्यूमोनिया है, प्लाग है, सिफिलिस है, फर्दर कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, ओके ना। तो वो आप तैयार कीजिएगा। इसके साथ साथ में एनिमल बिहेवियर की अगर मैं बात करता हूँ तो जस्ट अ मिनट, एथोलॉजी, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, रिफ्लेक्स, इंस्टिंक्ट इन मोटिवेशन। देखिए इस चीज़ को रखिएगा, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर वाले पर क्वेश्चन बनते हैं, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर पर क्वेश्चंस बनते हैं, ओके ना। माइग्रेशन पर क्वेश्चन बनते हैं, मस्ट रिमेंबर। इन 2 चीज़ों को तैयार कीजिएगा, मोटिवेशन वाला मतलब पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, है ना, टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशन, और माइग्रेशन, फिशेस और बर्ड्स का आने की संभावना बनी रहती है। पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो पॉल्यूशन तो आपने पढ़ ही रखा है, अभी रिसेंटली के पेपर में पढ़ा था, तो ये चीज़ तो यहाँ से पूरी तरीके से कवर होनी चाहिए, इसमें तो नई चीज़ कुछ भी नहीं है। पॉल्यूशन वाली चीज़ को ठीक से तैयार कीजिएगा। और अगर इसमें बात की जाए देन कि टॉक्सिकोलॉजी में अगर बात की जाए तो कंसेप्ट, सोर्सेज, टाइप्स, एयर वाटर, ये सब तो पॉल्यूशन का हो गया। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट्स एंड ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर, डोज, रेस्पॉन्सेज, रिलेशनशिप, कैटेगरी। ये वाला जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, इस पर क्वेश्चन अगर बनता है तो इस पर बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, है ना। इस पर थोड़ी सी चूजी स्टडी हो सकती है, इजीली थर्ड ईयर में चूजी स्टडी हो जाएगी, बिकॉज आप इन टॉपिक्स को जस्ट रिसेंटली पढ़ करके चुके हैं, नए टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है। इनके लिए भी, सेकेंड ईयर वालों के लिए भी ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से नए टॉपिक हैं, बिकॉज इन चीज़ों को अभी कवर तो किया था, अभी बॉटनी के पेपर में था। फिर इसका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक जो था, देन बायोकेमिस्ट्री उसमें भी आई थी, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स एंड एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, सारी की सारी चीज़ें कवर हुई थी, तो इसमें क्यों नहीं भाई, टॉपिक तो वही है। एंड न्यूक्लिक एसिड तो मैं पहले ही इसमें कवर कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, ऐसा करके सारा कुछ, है ना। तो ये चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। अच्छा, एक चीज़ समझिए इसके साथ साथ में कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर किसी चीज़ को करें तो पूरे तरीके से तन मन से लगा करके उस चीज़ को करना चाहिए, है ना, तभी जा करके उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज
क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाले रेस्पॉन्स भी मिलता है, मतलब देखा है ये चीज़ मैंने स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व की है कि नहीं जी हो ही जाएगा एंड आफ्टरवर्ड्स देख लेंगे, एंड क्योंकि ये तो करना ही नहीं है ना, तो सिर्फ उतना ही रखें कि जितना है। बट एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी भी, चाहे आप प्लान कुछ भी कर रहे हो, है ना, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, लेकिन आप प्रेजेंट में जिस जगह पर हैं वहाँ पर अपना 100% दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और इच्छाओं की बात तो देखिए ऐसा है कि इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इस पर एक मेरे को 2 लाइन याद आ रही हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो 2 लाइनें कुछ इस तरीके से हैं। इसमें मुझे 2 लाइनें याद ये आ रही हैं कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंसान की जो लाइफ में एक्सपेक्टेशंस रहती हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, सबके साथ में है। बट वन मस्ट रिमेंबर द थिंग कि लाइफ में जिस फेज़ में जहाँ पर भी हों वहाँ पर अपना 100% दें। जब तक आप पूरे तरीके से अपने तन और मन के साथ में उस चीज़ में अपना डेडिकेशन के साथ में फोकस तरीके से काम नहीं करते हैं तो आपको रिज़ल्ट वो नहीं मिलता है जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए करेंगे तो मिलेगा तो है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, लेकिन 100% के लिए आपको 100% एफर्ट्स डालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड रिमेंबर द थिंग, डोंट थिंक अबाउट द रिज़ल्ट। आपके हाथ में कभी भी रिज़ल्ट नहीं होता है, आपके हाथ में रहती है मेहनत। लास्ट डे आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि यार थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। जितना हो मेहनत पर जोर दीजिए पूरे तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जैसे भी हो पूरे तरीके से फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये था मेरी तरफ से आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव सेशन। होप यू ऑल एंजॉय द इन्फॉर्मेशन कंटेंट एंड यू गेट द इन्फॉर्मेशन इन द सेम मैनर एज इट डिलीवर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ में मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा एंड थैंक यू।